हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करा था, उनके डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करा था। आज हम लोग देखेंगे एफबीडी, है ना। तो हेडिंग लगाएं एफबीडी। एफबीडी का मतलब हो गया बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये एफबीडी का काम क्या है बेटा? एफबीडी का काम होता है किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को इंडिविजुअली ट्रीट करना। मतलब कोई बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा सवाल दे रखा होगा, उसमें बहुत सारे बॉडीज दे रखे होंगे। किसी एक बॉडी को बाहर निकाल कर उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स का जो वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एफबीडी। मैं फिर से समझाता हूँ, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहा हूँ, है ना। इसके स्टेप्स में इसकी डेफिनेशन है। एफबीडी का मतलब आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम सिस्टम। यानी जिस बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सबसे पहले उस बॉडी को फ्री तो करो उस सिस्टम से। अब सिस्टम में बहुत सारे ब्लॉक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बॉडी का आपको एफबीडी बनाना है उसको सिस्टम से पहले अलग करो, फिर उसको रिप्रेजेंट करो पॉइंट से, रिप्रेजेंट करो पॉइंट से। अब जो थर्ड पॉइंट है ना बेटा, वही इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट ओनली दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी आप लोगों को जिस बॉडी का एफबीडी बनाना है, उस बॉडी को सिस्टम से बाहर निकालना है, पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। उस बॉडी पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो दिखाने हैं। जो फोर्सेस बॉडी लगा रही है वो नहीं दिखाना है ना। अब ऐसा भी होगा भाई कि बॉडी भी फोर्स लगाएगी, बॉडी पे भी फोर्स लगेंगे, लेकिन एफबीडी के अंदर हमें क्या दिखाना है? बॉडी पे लगने वाले फोर्स। बॉडी जो लगा रही है उसको नहीं बनाना है ना। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरे पास एक ग्राउंड है और इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है। अब मैंने बोला बेटा इस m मास की एफबीडी बनानी है। तो पता है, देखो मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ। ऐसे हम बार बार पॉइंट जैसे जैसे बेटा मैं सवालों को आगे बढ़ाता जाऊंगा ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि तुम्हें एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम उसी डायग्राम के अंदर फोर्सेस को दिखा के अपना काम कर लोगे। पर अभी तो हम सीख रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले इस पर रफ डायग्राम बनाओ। रफली कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। सर मास m है तो नीचे की तरफ mg, सही बात है। सर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो मैंने सिखाया था दो लाइन खींच दो, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, ये नॉर्मल n, ये नॉर्मल n। तो बताओ ये वाला नॉर्मल किसने लगाया? सर ग्राउंड ने लगाया ऊपर की तरफ। ये वाला नॉर्मल किसने लगाया? सर ब्लॉक ने सरफेस पे नीचे की तरफ। अब मैं बोल रहा हूं कि एफबीडी बनाओ मास m की। तो क्या करना है? देखो एक पॉइंट बनाओ जिसका मास m है, ऐसे बोला कर, ठीक है। अब देखो इस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। इस पर एक तो फोर्स लग रहा है mg। बेटा ये लगा नहीं रहा है, लग रहा है नीचे की तरफ mg। अब देखो ये वाला नॉर्मल सरफेस ने लगाया, ये वाला नॉर्मल ब्लॉक ने लगाया। दिखाना कौन सा है? सर जो ब्लॉक पे लग रहा है ये वाला नॉर्मल, ये। और इस नॉर्मल को मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये है बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। उस ब्लॉक पर लगने वाला नॉर्मल दिखाना है। भाई नीचे वाला नॉर्मल तो ब्लॉक ने लगाया है तो उसको नहीं दिखाना है। ये बन गई इसकी एफबीडी। एफबीडी। अगर मैं आपसे बोलूं सर ग्राउंड की एफबीडी बनाऊं, तो ग्राउंड की एफबीडी डॉट लगा दिया और ग्राउंड लिख दिया। बेटा ग्राउंड ब्लॉक पर, सॉरी बेटा ग्राउंड ब्लॉक पर ऊपर नॉर्मल लगा रहा है, तो एफबीडी में क्या दिखाना है? जो फोर्स लगती है या जो फोर्स लगाता है। सर जो लगती है तो ग्राउंड पर नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये किसने लगाया? बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड। यानी कि बेटा
हमें ऑन वाली यानी जो फोर्स बॉडी पे लग रही है वो फोर्सेस दिखानी है। इस तरीके से आप लोग एफबीटी ड्रॉ करोगे, है ना। पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप सवालों को सॉल्व करोगे ना, थोड़े टाइम के बाद ना आप इसी में ही एफबीटी बना लोगे, इसी में ही सारे फोर्सेस दिखा लोगे। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, हम डायरेक्ट इस काम को करते हुए चलेंगे। तो मेरे ख्याल से एफबीटी क्लियर है। ये तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका यूज़ करना है आगे। चलिए बेटा, अब हम सीखते हैं, यानी कि सीखते क्या मतलब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो जरा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? बेटा ध्यान समझना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है किसी बॉडी पर, इसके ऊपर एरो लगा रहा हूं मैं, अगर नेट फोर्स जीरो है किसी बॉडी पर, इसका मतलब बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, नेट फोर्स का मतलब एक फोर्स नहीं है, नेट फोर्स का मतलब उसका लगने वाले हजारों फोर्सेस, उन हजारों फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट जीरो आ गया, इसका मतलब बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी। मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो किस पर रहेगी? रेस्ट पर। अगर बॉडी मोशन में है तो किस पे रहेगी? मोशन में रहेगी। इसका मतलब ये भी है कि बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट। अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अपनी स्टेट को क्या करेगी? मेंटेन। रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। इसी चीज़ को बेटा हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है मतलब वो बॉडी एट, इस वर्ड को ध्यान देना, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का वर्ड का मतलब ही यही है कि उस बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं सबका रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? जीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं, कतई नहीं है कि बॉडी रेस्ट पर है। इसका मतलब ये है कि अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी। किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर जीरो है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी सवाल के अंदर आपको दिख जाए कि इक्विलिब्रियम है मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? जीरो है। इसी बात को बेटा 9वीं क्लास के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर ऐसे बोला जाता है, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। मैं लिख भी देता हूं, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और in motion remain in motion if net external force is zero। यानी बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो हो, तो बॉडी हमेशा अपने स्टेट को मेंटेन करेगी। रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसी बात को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है? जीरो है। तो ये तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ का सिंपल डेफिनेशन बोल दो या उसको समझने का तरीका बोल दो, ये है। अब हम देखते हैं कि आखिर नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या है। ध्यान देखना। अब एक बॉडी पर बेटा हो सकता है कि 3 फोर्स हो, 4 हो, 25 हो, 50 हो, कितने भी फोर्सेस हो। अगर मैंने बोल दिया कि उस पर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब बेटा हो सकता है कि बॉडी पर एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स हो, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स हो, जेड डायरेक्शन में भी फोर्स हो। अरे भाई इसका मतलब तो यही है ना, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा?
उस पर फोर्स एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, लेकिन सबको जोड़ने पर नेट कितना आएगा? 0 आएगा। अब इसका मतलब भी समझो, ऐसा हो सकता है ना कि एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में भी हो, नेगेटिव एक्स में भी हो, तो इसका मतलब ये होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होगा, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन जेड डायरेक्शन वो भी कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब सारी फोर्सेस को ऐड करना है। बेटा इस बात का अर्थ समझो, इस बात का मतलब ये होगा कि जितनी फोर्स लेफ्ट में है उतनी राइट में है। भाई एक्स डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, लेफ्ट राइट। इस बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जितनी फोर्स लेफ्ट में होंगी वो बराबर हो जाएंगी एफ जितनी फोर्स किधर हो? राइट साइड में हो। अब बेटा आपको सवाल के अंदर यही इस्तेमाल करना है। ये तो थ्योरी है कि भाई एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे सबको जोड़ने पर 0 आएगा। इसका मतलब तो यही है ना कि जितनी फोर्स नेट फोर्स राइट में है उतनी ही नेट फोर्स किस तरफ है? लेफ्ट में, ताकि दोनों को माइनस करने पर कितना आंसर आए? 0 आंसर आ जाए। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा कि जितनी फोर्स अपवर्ड है वो बराबर करना है जितनी फोर्स डाउनवर्ड में है। तो बस आपको सवालों के अंदर अब यही करना है, जितनी फोर्स ऊपर में है उसके बराबर में जितनी नीचे फोर्स नीचे में है, जितनी फोर्स लेफ्ट में है बराबर में जितनी फोर्स राइट में है। यही मतलब है बेटा आपके नेट फोर्स 0 यानी कि इक्विलिब्रियम। और यही से हमारा बेटा सवालों का सिलसिला स्टार्ट होता है। इस चीज को अप्लाई करना मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बेटा सवालों के थ्रू। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी, फोर्सेस समझ लिए होंगे, डायरेक्शन समझ लिए होंगे। चलो, यानी अब मैं अभी जितने भी सवाल कराऊंगा सबके अंदर बॉडीज, ऑल बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, मैं अभी जितने भी सवाल कराऊंगा सबके अंदर बॉडीज किस में होंगी? इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी सवाल हैं सब न्यूटन फर्स्ट लॉ पर हैं, सब में बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, सब पर नेट फोर्स 0 है। मतलब लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, अगेन मेरे पास एक सरफेस है, इसका मास लेट से अब की मैंने दे दिया है 4 kg। मुझे फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। ठीक है, और ये किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है। तो पहले इस पर फोर्सेस पहचानते हैं। अब मैंने क्या सिखाया, पहले रफ फोर्सेस बनाते हैं। तो एक काम करो, इसी पर लिख दो, यहाँ पर बेटा इसका मास 4 है और इसको g से मल्टीप्लाई कर दो, तो mg बना ना कि नहीं बना? m इंटू जी, m 4 है तो 4g आ गया। अब मैंने बताया भाई इस पर 2 लाइन खींचो, ऐसे और ऐसे, ये नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है, 4 kg की FBD बनानी है। तो मैंने क्या करा, 4 kg की FBD बनाने के लिए 4 kg लिख दिया, सर्कल। अब मुझे बताओ इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? तो नीचे की तरफ लग रही है बेटा 4g, ग्राउंड ने ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया m, लेकिन ब्लॉक ने नीचे लगाया। तो FBD में कौन सा दिखाते हैं? जो फोर्स बॉडी पे लगता है। अब मैंने बोला बेटा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा? 4g, और g की वैल्यू अगर मैंने 10 ले ली तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 40 टन। आया समझ में? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना? मेरे ख्याल से समझ में आया। अब क्या करना, अब आपको दिख ही रहा होगा, आपको FBD बनानी 4 kg की, तो आपको इस नॉर्मल की जरूरत थी नहीं। तो अब मैं डायरेक्टली ऐसा भी करूंगा कि मैं डायरेक्ट जो बॉडी पर लग रहा होगा उसी को दिखाऊंगा।
अदरवाइज प्रैक्टिस करने के लिए तो कर ही सकते हो, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक सवाल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो कि ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल लेट से बेटा थीटा है। मैंने यहां पर एक ब्लॉक रख दिया है और इसका मास मैंने m मान लिया है। अब मैंने बोला फाइंड नॉर्मल ऑन ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो ये रुका हुआ है, इस पर किसी तरीके से यहाँ पर रुका हुआ है। अब वो पता नहीं क्यों रुका, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये ब्लॉक इस पर रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले FBD बनाएंगे। अब मुझे ध्यान से बताओ, एक फोर्स नीचे की तरफ याद करो mg, सही बात है। अब मैंने सिखाया ना, एक लाइन बनाओ ऐसे जो बिल्कुल y एक्सिस की तरह काम करे और जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बताया था, थीटा। तो अब मैं इसके कंपोनेंट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो बताओ भाई नॉर्मल कहाँ लगेगा, सर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे। बेटा ये वाला सरफेस, सॉरी ये वाला नॉर्मल सरफेस ने लगाया इस पर ऊपर की तरफ, तो बदले में ये सरफेस पर लगाएगा इस तरफ, वो थोड़ी ना दिखाना है, वो तो इसने लगाया है। तो अब मैं अगर बोलूं कि बेटा बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इसका मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्या ये बात समझ में आई? अभी बेटा टेंशन मत लो, mg sin थीटा की टेंशन मत लो, मैंने बोल दिया है कि बॉडी रेस्ट पर है, किसी तरीके से है। मुझे तो बस आपको ये नॉर्मल दिखाना था, ये नॉर्मल और नीचे mg cos थीटा। तो ये नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। तो इंक्लाइन प्लेन पर इस तरीके से करना है। मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखो यार, अब आपकी वो टेंशन में खत्म कर दो। ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला एंगल थीटा है, यहाँ पर मेरे पास एक मास m है, यहाँ पर मैंने एक दीवार बना दी है, इस दीवार से ये रस्सी यहाँ पर जा रही है और ये हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग। मैंने बोला फाइंड नॉर्मल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सही है। मेरे को नॉर्मल पता करना है और टेंशन पता करना है स्ट्रिंग में, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। तो अब तो मुझे लगता है ना कि मेरे बच्चे खिलाड़ी हैं, अब तो मुझे डायरेक्ट बोलेंगे सर मैं काम करता हूँ, मैं गधा थोड़ी ना हूँ, मैं तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर की लाइन खींचूंगा। और ये तो मुझे अब याद हो गया है, mg cos थीटा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg sin थीटा। यही तो बता रहा हूँ, अगर आपको ये याद है तो सवाल तो और जल्दी हो जाएगा। अब बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा, सर नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, किसकी FBD देखनी है, m ब्लॉक की, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे। और बेटा टेंशन का तरीका क्या बताया था, सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े हो जाओ और छाता खोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खड़े हो जाओ, छाता खोल दो। आइडियल स्ट्रिंग है तो यहाँ पर टेंशन T, तो यहाँ पर भी टेंशन T। क्लियर है। अब मैं इसकी FBD बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो डायरेक्ट लो, फिर मैं बोल देता हूँ। ये रहा मास m, ये वाली लाइन x एक्सिस, ये वाली लाइन y एक्सिस। तो यहाँ पर कितना लग रहा है, mg cos थीटा। यहाँ पर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ये है टेंशन, ये है mg sin थीटा। याद रखना, ये है x एक्सिस मेरी इंक्लाइन प्लेन की, ये है y एक्सिस इंक्लाइन प्लेन की। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा नीचे वाले के, यानी कि नॉर्मल साफ साफ बराबर आ गया किसके, mg cos थीटा के। और x डायरेक्शन में जितना फोर्स लेफ्ट में उतना राइट में, तो टेंशन बराबर आ जाएगा mg sin थीटा।
मेरे ख्याल से आपको एक प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, फोर्सेस दिखाना आ गया होगा। ये आपकी चॉइस थी, आप इसको दिखा भी सकते थे, नहीं भी दिखा सकते। ये वाला आंसर तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट लिख देता, mg sin थीटा टेंशन के बराबर, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर। हाँ, शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बेटा मैंने बाहर निकाल के बना दिया है। अच्छा, यहाँ से देखो, मैं तुम्हें कमाल की चीज़ सिखाता हूँ, यहीं पर सिखाता हूँ, ध्यान से देखना, आगे चल के बहुत काम में आएगी। अगर मान लो n बराबर mg cos थीटा आया, t बराबर mg sin थीटा आया, इसको मैंने 1 बोल दिया और इसको मैंने 2 बोल दिया। बेटा मेरे कहने पर एक बार 1 को 2 से डिवाइड करके देखो जरा, सर करके देखते हैं। mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा टेंशन और यहाँ पर आ जाएगा नॉर्मल। mg से mg कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है। तो कभी आपसे अगर थीटा पूछ ले तो थीटा की वैल्यू क्या बोलोगे, tan का इनवर्स टेंशन अपॉन, इस तरीके से भी कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दो, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दो और उसको ऐड कर दो। ये बोनस चीज़ बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेगा तो मतलब ये तो आ गया। अब इससे क्या क्या पूछ सकता था, थीटा पूछ सकता था, अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। तो बेटा इसका स्क्वायर करो, mg का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर करो, mg का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर करके जोड़ना था तो n स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बेटा दोनों में से mg का स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो देखो बेटा एक रिजल्ट हमें ये भी मिल गया है ना। कभी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हमें तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमसे कुछ भी पूछे हम सब कुछ निकाल देंगे। मेरे ख्याल से ये वाला एग्जांपल भी क्लियर होगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं ज़रा। देखो एग्जांपल नंबर 4, मान लो कि ये मेरे पास ग्राउंड है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m1 है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक और रखा है जिसका मास m2 है, और एक ब्लॉक मैंने और रख दिया है जिसका मास m3 है, और मैंने बोल दिया सब इक्विलिब्रियम में। तो मैंने पूछा है फाइंड नॉर्मल बिटवीन ऑल ब्लॉक्स, यानी जितने भी ब्लॉक दिख रहे हैं सबके बीच का हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फाइंड करना है ना। घबराना नहीं है, आराम से बस इसको समझो, इसके बाद तो आप खिलाड़ी बन जाओगे। मैं अगर आपसे बोलूं कि सबसे पहली फोर्स आपको कौन सी दिखाई दे रही है, सर mg वाली, सबका mg फोर्स दिखा दो। मैंने बताया ना FBD बनाने से पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इस पर एक mg फोर्स नीचे की तरफ m1g, इस मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स m2g, इस m3 मास की वजह से नीचे की तरफ m3g। सब सही है, इतना तो हमें समझ में आ गया है ना। ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ कांटेक्ट में कौन कौन है। सर ये वाला ब्लॉक और ये वाला सरफेस। तो क्या सिखाया, 2 लाइन खींचो, एक एरो ऊपर एक एरो इधर। बेटा इसको n1 कह दो, ये भी n1। अब n1 क्या है, यहाँ पर n1 है नॉर्मल बिटवीन ग्राउंड एंड m1 ब्लॉक। ठीक है, अब इसके ऊपर चेक करो, m2 और m1 ये दोनों भी तो कांटेक्ट में है। तो 2 लाइन खींच दो ऐसे ऐसे, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे। अब इसको n2 कह दो, n2। तो बेटा n2 क्या है यहाँ पर, n2 है नॉर्मल बिटवीन m1 एंड m2। सही है। अब m2 m3 भी तो कांटेक्ट में है, तो 2 लाइन खींच दो ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर n3, यहाँ पर n3। तो बताओ भाई n3 क्या है, सर n3 है नॉर्मल बिटवीन m2 एंड m3। मैंने इस तरीके से बेटा एक रफ डायग्राम बना लिया है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा FBD बनाने के लिए, है ना। तो देखो जरा FBD कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं FBD बनाऊंगा m1 की।
तो देखो कैसे बनाना है। मैंने यहां पर लिखा डॉट M1। अब मुझे बताओ M1 पर कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं। जो लगा रहा है वो मत बताना। एक तो नीचे की तरफ M1 जी, सही है। एक तो ग्राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, विच इज N1। एक ये M2 लगा रहा है इसके नीचे। बेटा M2 इसको नीचे पुश कर रहा है, किससे? N2 से। तो नीचे की तरफ कर रहा है, तो नीचे वाला एरो ऐसे बनाऊं? बेटा ध्यान रखना, ऐसे भी सही है, पर मैं इस एरो को उठा के यहां रख देता हूं, क्या देखी तो बात है, तो और अच्छा लगेगा। N2 सही है। अब आप मुझे बताओ, ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। साफ साफ दिख रहा है कि N1 बराबर है M1G के प्लस N2 के। ये मैंने यहाँ बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। अब मैं जरा M2 की एफबीडी बनाने जा रहा हूँ। चलो भाई, M2 पर बताओ कौन कौन से फोर्स लग रही है। सर एक तो M2G है, ग्रेविटी वाला फोर्स है ना, वो तो जरूरी है, M2G। अब ध्यान से देखो, M2 को दो लोग पुश कर रहे हैं, एक ऊपर से M3 नीचे पुश कर रहा है और नीचे से M1 ऊपर पुश कर रहा है। तो M1 वाला नॉर्मल कहाँ है भाई, कहाँ है M1 M2 N2 है, तो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ N2। M3 नीचे की तरफ दबा रहा है N3, तो नीचे, अच्छा ऐसे दिखाऊं N3 ना बेटा, इसके टेल को यहां पर रखो और लिखो N3। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब N2 बराबर होगा M2G प्लस N3 के। बॉक्स में बंद कर दिया। अब एक ब्लॉक लास्ट का रह गया है M3। देखो भाई, M3 तो बहुत प्यारा है, आराम से दे देगा। M3 पर एक तो नीचे की तरफ M3G लग रहा है, सही बात है बेटा। M3 के ऊपर कोई मास है नहीं, तो ऊपर से तो कोई दबा नहीं रहा है, नीचे से पुश कर रहा है कौन? M2। किससे भाई? M2 और M3 के बीच का, M2 और M3 के बीच का N3 ऊपर की तरफ लग रहा है N3। अब मैंने बोला कि ये रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ऊपर वाला बराबर नीचे के, तो N3 की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है M3G। यानी सबसे ऊपर वाले ब्लॉक से मैंने N3 निकाल दिया। अगर मैं इस N3 को उठा के इसमें रख दूं तो मेरे पास N2 देखो कितना निकल कर आएगा, M2G प्लस M3G। तो G से G कॉमन कर दूं तो आ जाएगा M2 प्लस M3। देखो N3 भी मिल गया, N2 भी मिल गया। अब ये N2 उठाकर इसमें रख दूं तो N1 भी तो मिल जाएगा, M1G प्लस M2G प्लस M3G। तो G सबका कॉमन करके ऐड कर दो, सिंपल। तो आप लोगों को इन दोनों का नॉर्मल मिल गया, इन दोनों का नॉर्मल मिल गया, इन दोनों का नॉर्मल मिल गया। कितनी इक्वेशन बनाई हमने? 3 इक्वेशन बनाई। कितने एफबीडी बनाए? 3 बनाए। ये था इस सवाल को करने का ट्रेडिशनल तरीका। आओ इसके अंदर हम कुछ काम की चीज सीखते हैं। मतलब ऐसा सवाल अगर आ जाए, अब आज के बाद इसको डायरेक्ट कैसे करना, तो ध्यान से देखो। आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि इस ग्राउंड को दबाने वाले कितने लोग हैं। इस ग्राउंड को, मैं इस ग्राउंड को बोल रहा हूँ, इस ग्राउंड को दबाने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग इस ग्राउंड को नीचे पुश कर रहे हैं? सर एक तो M1 कर रहा है, M2 कर रहा है, M3 कर रहा है। अभी आपने देखा होगा वो जन्माष्टमी का त्यौहार जो होता है, उसमें लोग सर्कल बना के फिर उसके ऊपर खड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर खड़े होते हैं और ऊपर मटकी को फोड़ते हैं। तो अगर आदमी लाइन बाय लाइन बनाकर खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा कंधों पर लोड किसके पड़ेगा? जो सबसे नीचे होगा। और सबसे कम लोड कंधे पर किसके पड़ेगा? जो सबसे ऊपर में होगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा लोड किसका है? इन तीनों का है। इसका मतलब मैं बोलूँगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर देखो जरा, है ना, यहीं से हमारा शॉर्टकट निकलेगा बेटा। देखो ध्यान से, मुझे ये बताओ कि मेरे इस प्यारे से ग्राउंड को कितने लोग मिलके दबा रहे हैं।
तो मैं आपको N1 निकाल के दिखाता हूँ। भाई इसके ऊपर कितने मासेज हैं सर? M1 मास है, M2 मास है, M3 मास है, और इन सबको G से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। चेक करो, देखो आया कि नहीं आया। सेम यही टेक्निक अब यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए। यानी अब मैं N2 निकालने जा रहा हूँ, यानी ये नॉर्मल किसके बीच में है? M2 और M1। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि अब मुझे इसका नहीं देखना है, अब मुझे इसका देखना है। तो इसको कौन कौन दबा रहा है? M2 M3, मतलब इसके ऊपर जितने भी मासेज हैं सबको ऐड कर दो। तो N2 कैसे निकलेगा? M2 प्लस M3 इंटू में G। अब N3 बताओ। अब इस लाइन पर देखो भाई, इस पर तो सिर्फ ये M3 ही नीचे दबा रहा है, तो इस पर तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना? M3G। देखो सेम वही आया। तो ये क्या पागल करते हैं? नहीं बेटा, ये करके ही तो हमने रिजल्ट निकाला है ना। चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और मैं देखता हूँ किस किस लोगों को कितना कितना समझ में आ गया, वो आंसर करने की कोशिश करना, है ना। देखो अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, है ना। मैं उसको डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करूंगा। इक्वेशन तो हमने बनाना सीख लिया है। सवाल देखो क्या है। यहां पर ग्राउंड है, यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ऐसे करते 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 यहाँ पर टॉप में एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ये अगर पहला ब्लॉक है तो इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करते करते ये है मेरा 48वां ब्लॉक, 49वां ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक है? 50। यानी 1 से लेकर 50 ब्लॉक रखे। मेरा पहला सवाल है, फाइंड नॉर्मल बिटवीन 48th एंड 49th ब्लॉक। यानी 48 और 49 ब्लॉक के बीच का नॉर्मल निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ, 48 वाला तो ये रहा, 49 वाला ये रहा, 48 49, ये नॉर्मल निकालना है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसके ऊपर कितने लोग पुश कर रहे होंगे। सर इसके ऊपर तो 48 ब्लॉक है, 48 ब्लॉक है, भाई नीचे 49 है ना, तो इस लाइन के ऊपर कितने ब्लॉक इसको नीचे दबा रहे होंगे? 48। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48m। बेटा सबका मास सेम है ना, तो m प्लस m प्लस m प्लस कितने बार करना है? 48। तो 48m और इसको मल्टीप्लाई करना है g से। बताओ। अच्छा एक और सवाल देखो इसी में। अगर मैंने बोला फाइंड नॉर्मल बिटवीन 50th ब्लॉक एंड ग्राउंड, ग्राउंड और 50th ब्लॉक के बीच का नॉर्मल निकालना है। तो आप मुझे इतना बताओ, आखिर इस ग्राउंड को कितने ब्लॉक दबा रहे हैं? सर सारे 50 के 50। तो n बराबर 50 ब्लॉक को जोड़ूंगा तो 50m इंटू में जी। मैं अगर आपसे बोलूं फाइंड नॉर्मल बिटवीन 35th एंड 36th ब्लॉक, तो क्या बोलोगे? सर ये रहा 35वां ब्लॉक और इसके नीचे 36वां, ये वाला निकालना है। तो बताओ इस लाइन पर कितने ब्लॉक मिलके दबा रहे हैं इसको? सर ऊपर 35 ब्लॉक मिलके नीचे दबा रहे हैं, तो 35 ब्लॉक को जोड़ दो और जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है ना। तो ये तो अभी हमने कुछ एग्जाम्पल करे हैं। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में और सवाल करेंगे। अभी हम 1 से 2 वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, इतने सारे अच्छे वाले सवाल करेंगे। बेसिक सवाल भी करेंगे, मॉडरेट भी करेंगे, कुछ टफ सवाल भी करेंगे, ताकि हर तरीके से आपको न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, इक्विलिब्रियम समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।